हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 4। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करता है तो उसका ग्रेविटी कितना होता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे हुआ था उसको मैंने ड्राइव किया था। साथ ही साथ हमने अर्थ और मून को लेकर भी ड्राइव किया था कि इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटी होता है वह कितना होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटेशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है वह यही बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही बोलता है कि हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये ग्रेविटेशन पर क्या कैसे अप्लीकेबल होता है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स इफ वन बॉडी exert अ फोर्स ऑन अ सेकेंड बॉडी, then at the same instant second body also exert an equal and opposite force on the first body। अगर हमारा ग्रेविटेशन जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अगर रिलेटेड है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कोई स्टोन है और वह अर्थ, तो अगर स्टोन जो है अगर वह स्टोन को अगर अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टोन भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर एक डिस्कस से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, वही मैं क्वेश्चन लिख दिया। इफ द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट इट गेट एक्सेलरेटेड एंड फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। The same stone also exert an equal and opposite force on the earth. Then why do not we see the earth rising up toward the stone? जब हमारा ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है, तो अगर एक पत्थर को हम देखते हैं, जब किसी हाइट से गिराते हैं तो पत्थर जो है वह अर्थ की ओर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अर्थ को भी तो पत्थर की ओर आना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो उसके हिसाब से ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय एम। मैंने लिख दिया कि एक्सलरेशन जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी है, क्योंकि ए जो है वह न्यूमरेटर में है और एम जो है वह डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, और अगर मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले आते हैं स्टोन के बारे में। तो हम जानते हैं कि अर्थ के कंपेयर में स्टोन का जो मास है वो बहुत कम है। तो अर्थ का जब मास कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी जो होगा, जो अर्थ स्टोन की ओर अपने खींच रही है वह ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वह अपोजिट जो हमारा अर्थ है उसकी ओर तेजी से जाएगा। लेकिन जब हम अर्थ का बात करेंगे तो अर्थ का मास क्या है, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू स्टोन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वह अर्थ का टुवर्ड्स द स्टोन बहुत ही स्लो होगा। जैसे आप देखते हो कि हमारा जो घड़ी होता है उस घड़ी में 3 कांटे होते हैं स्पेशली। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकंड। सेकंड तेजी से मूव करता है, उसके स्पीड को हम लोग देखकर अनुमान लगा लेते हैं। मिनट वाले को भी हम समझ जाते हैं हल्का हल्का, लेकिन सेकंड के मूवमेंट को हम देख नहीं पाते। आफ्टर सम टाइम हमें पता चल जाता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह गया, लेकिन उसको हम मूवमेंट करते हुए नहीं देख सकते। तो वही चीज है, हमारा अर्थ का मास जो है एज कंपेयर टू द स्टोन बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है टुवर्ड्स द स्टोन बहुत ही कम है, जो कि नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया हूँ कि मास ऑफ द स्टोन जो है वह बहुत ही कम है, जिसके कारण उसके ऊपर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वह ज़्यादा है, और वह कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है,
जिसके कारण उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम, हुआ कितना है तो 1.63 इंटू 10⁻⁻24 है, जो कि नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर। अब हम लोग आते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। तो इसको कैप्लर का पूरा नाम क्या है तो जॉन्स कैप्लर, और ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। तो पहला उन्होंने प्लैनेट के मोशन को देखने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहला है कि जितनी भी प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वह इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है वह सर्कुलर नहीं होता, ओवल शेप में होता है। तो जितनी भी प्लैनेट जो है वह रिवॉल्व करते हैं वह किस पाथ में, तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ, इस फिगर में इलिप्टिकल पाथ, क्योंकि पूरी तरह से ये सर्कुलर नहीं होता। विद द सन सिचुएटेड एट ओनली एनी वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। आप देखो फोकी का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा रेडियस होता है तो उसको फोकी बोलते हैं। तो इस इलिप्टिकल पाथ का एक फोकस यहाँ है और दूसरा फोकस हमारा यहाँ है, इसलिए यहाँ F1 लिखा हुआ और यहाँ F2 लिखा हुआ। तो इन दो फोकस में से किसी एक फोकस पर हमारा सन होता है। तो वही विद द सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है कि हमारा जो प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट हैं वह रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि यहाँ सामने फिगर को देखिए, ये सन है और यहाँ से यहाँ जो एरिया जो कवर किया जा रहा है और यहाँ से यहाँ जो एरिया कवर किया जा रहा है, आप एक तरफ देख रहे हो कि स्मॉल है लेकिन थिक पार्ट है, दूसरे तरफ देख रहे हो कि लंबा है लेकिन थिन पार्ट है। तो दोनों का जो एरिया है वह इक्वल होगा और इक्वल टाइम में होगा। तो कैप्लर का सेकंड यही कहना था कि इस प्लैनेट revolve around the sun in such a way that the line joining the planet of the sun sweeps equal area in equal interval of time। और उन्होंने लास्ट में क्या बोला था, the square of the time period of the revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of its mean distance from the sun। इसका क्या मतलब था, उन्होंने यही बोला था कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा, उन्होंने बोला था जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का क्यूब होगा। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, जितना रिवॉल्यूशन में टाइम लगेगा वह प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट किसका, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके क्यूब के बारे में। तो कैप्लर जो है वह 3 लॉ बताएं प्लैनेट के मोशन को देखकर अराउंड द सर्कल, अराउंड द सन। उन्होंने यही बोला जितनी भी प्लैनेट है रिवॉल्व करते अराउंड द सन, वह किस पाथ में, तो इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसका 2 फोकस होता है और एक फोकस पर सन होता है। सेकेंड था जितनी भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वह जो है वह इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और लास्ट था द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आज के लिए इतना।